गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम निधि गोयल, असिस्टेंट प्रोफेसर ABST। बच्चों, हम लोग अपना बीकॉम सेकेंड ईयर का इनकम टैक्स कंटिन्यू कर रहे थे, है ना। इसी सीरीज़ में बच्चों हम लोग बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड स्टडी कर रहे थे, जिसमें हमने कई सारे प्रोविजन स्टडी किए, लाइक डिसअलाउड एक्सपेंसेस, अलाउड एक्सपेंसेस, ठीक है, कौन कौन से हैं जो कि स्वीकृत व्यय हैं, अस्वीकृत व्यय हैं। फिर विशेष परिस्थितियों में, एक स्पेशल सर्कमस्टांसेस में कौन कौन से एक्सपेंसेस हैं जो कि अलाउड हैं और डिसअलाउड हैं। इस तरह से करके कई सारे प्रोविजंस हमने पढ़े हैं। फिर उस पर बेस्ड हमने 3-4 प्रॉब्लम्स भी की। अब हम इस पर बेस्ड एक और प्रॉब्लम करेंगे, प्लस उससे रिलेटेड कुछ अदर प्रोविजंस पढ़ेंगे। अदर प्रोविजंस में जैसे कि आज हम बात करेंगे एग्रीकल्चर इनकम की। वैसे तो जनरली एग्रीकल्चर इनकम जो है इंडिया में एक्रू हो रही है, इंडिया में ही जो भी एग्रीकल्चर से होने वाली इनकम है वो टैक्स फ्री होती है, उस पर कोई टैक्स नहीं लगाया जाता है, ठीक है। लेकिन कुछ सिचुएशंस में, जैसे कि अगर आप टी, कॉफ़ी, है ना, इस तरह की चीज़ों की प्रोडक्शन में या फिर उनके प्रोसेसिंग में, इस तरह के बिज़नेस में लगे हुए हैं और इनसे रिलेटेड आपको एग्रीकल्चर की कोई इनकम है, तो उसका 60% पार्ट जैसे एग्रीकल्चर का होगा और 40% आपकी बिजनेस हेड की इनकम में टैक्सेबल होगा। तो इस तरह से इनसे रिलेटेड कुछ प्रोविजंस हैं। इसी तरीके से अगर आप बीमा कमीशन एजेंट हैं, तो बीमा कमीशन एजेंट की फॉर्म में आपकी जो भी रेन्यूएबल का प्रीमियम है, पहली बार जो भी आपको प्रीमियम मिला है, उसका कितना % टैक्सेबल होगा, कितना नहीं होगा। तो इस तरह से कई सारे प्रोविजंस हैं। तो देखिए बच्चों, आज हम उन्हीं से इसकी शुरुआत करते हैं कि बच्चों, इसमें सबसे पहला हम लेंगे पार्टली एग्रीकल्चर इनकम एंड पार्टली बिजनेस इनकम, ठीक है। एग्रीकल्चर इनकम एंड बिजनेस इनकम से क्या मतलब है? हमारी एग्रीकल्चर की इनकम जनरली हमने पढ़ा है कि वो टैक्स फ्री होती है, फाइन टैक्स फ्री होती है, लेकिन कुछ पर्टिकुलर चीज़ें ऐसी हैं जिनसे होने वाली इनकम का कुछ पार्ट बिजनेस इनकम में आता है और कुछ एग्रीकल्चर इनकम में है, यानी कि फ्री है। तो जैसे इसमें सबसे पहले हमने लिया इनकम फ्रॉम प्रोडक्शन ऑफ रबर। अगर रबर के उत्पादन से आपको कोई भी इनकम हो रही है, किस तरीके से? यानी कि बाय सेल्स ऑफ प्रोड्यूसिंग सेनेक्स और सेंट्रीफ्यूग्ड लेटेक्स, यानी कि आपने अगर जो भी रबर का पौधा होता है, प्लांट होता है, उसे सेनेक्स या सेंट्रीफ्यूग्ड लेटेक्स बनाया है और फिर उसे सेल किया है, तो उससे होने वाली जो भी इनकम होगी उसका 65% तो फ्री होगा, एग्रीकल्चर इनकम का पार्ट माना जाएगा, और 35% को आपको बिजनेस हेड में शो करना होगा, ये वहाँ पर टैक्सेबल होगा, ठीक है। किसके लिए बात की हमने? रबर प्लांट के लिए। तो रबर से अगर सेनेक्स या सेंट्रीफ्यूग्ड लेटेक्स बनाया आपने, तो 35% इनकम आपकी टैक्सेबल होगी बिजनेस हेड में। देन सेकेंड आता है इनकम फ्रॉम टी बिजनेस। अगर आप चाय का व्यापार करते हैं, ठीक है, और चाय उगाकर बेचते हैं बाय सेलिंग ऑफ प्रोड्यूस्ड टी, ठीक है, आप इस तरह का काम कर रहे हैं कि आप चाय को उगा भी रहे हैं और फिर उसके बाद उसे सेल कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में 60% आपकी एग्रीकल्चर इनकम होगी और 40% पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। ये पूरा फ्री नहीं है। देन इनकम फ्रॉम कॉफ़ी प्रोडक्शन। कॉफ़ी में बच्चों 2 कंडीशंस आ जाती हैं। क्या? कॉफ़ी के उत्पादन से जो आय हो रही है उसमें 2 बातें हैं। एक तो आप सिंपल उसको बनाकर सेल कर रहे हैं बाय सेल ऑफ प्रिपेयर्ड कॉफ़ी। कॉफ़ी को निर्माण किया आपने, उसको बनाया एंड देन उसको सेल कर दिया, तो 75% आपका फ्री है, केवल 25% पर ही आपको टैक्स देना है, यानी कि 25% ही आपकी बिजनेस इनकम कंसिडर की जाएगी और 75% आपकी एग्रीकल्चर इनकम होगी, ठीक है। लेकिन अगर आप कॉफ़ी के लिए उसकी प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग, इस तरह की और भी कई एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, कौन कौन सी? उसका प्रोडक्शन, उसकी मैन्युफैक्चरिंग, देन उसको रोस्टिंग, उसको ग्राउंडेड यानी ज़मीन में रखना, अगर ये सारी एक्टिविटीज़ भी आप करते हैं, प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, रोस्टेड, ग्राउंडेड एट्सेट्रा ऑल्सो डन, देन उत्पादन, निर्माण, भुनना, ज़मीन में रखना आदि क्रियाएँ करते हैं, तो इस कंडीशन में आपकी 60% इनकम एग्रीकल्चर इनकम कंसिडर होगी और 40% पर आपको टैक्स देना पड़ेगा, है ना। इस कंडीशन में अगर आप ये सारी कमर्शियल एक्टिविटीज़ आती हैं, आप ये सब भी करते हैं, तो फिर उस कंडीशन में आपकी इनकम 40% इंक्लूड की जाएगी, किसमें? बिजनेस हेड में, और आपको 40% पे टैक्स देना होगा। यहाँ आपकी 100% इनकम एग्रीकल्चर इनकम नहीं है और इसको आपको फ्री नहीं किया जाएगा। क्लियर? तो यानी इन जनरल मैं कह सकती हूँ कि टी एंड कॉफ़ी के लिए 60% तो एग्रीकल्चर इनकम है, 40% फ्री होती है ना। लेकिन अगर आपने केवल कॉफ़ी की मैं बात कर रही हूँ, उसका केवल निर्माण करके सेल कर दिया, तो फिर ये रेशो 75-25 हो जाएगा, यानी कि 25% पर कम पर आपको टैक्स देना है और रबर की कंडीशन में आपको 35% पर टैक्स देना है, ठीक है। तो इस चार्ट की उससे आपको ईजीली लर्न हो जाएगी चीज़ें कि क्या क्या हमें इसमें टैक्सेबल करना है और क्या नहीं करना है। क्लियर?
इसे कॉपी कर लीजिए आप। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों हमारा पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर एंड सब कॉन्ट्रैक्टर। देखिए, अगर किसी भी वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट के संबंध में, किसी भी ठेका कार्य के संबंध में किसी भी कॉन्ट्रैक्टर को एंड सब कॉन्ट्रैक्टर को कोई भी पेमेंट्स की जाती हैं, है ना, ठेकेदार को और उप ठेकेदार को, अगर 30,000 से ज़्यादा का पेमेंट किया जाता है, मोर देन 30,000, समझ आ रहा है आपको, 30,000 से ज़्यादा का अगर उसको पेमेंट किया जा रहा है तो उस पर TDS किया जाना चाहिए, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, यानी कि उद्गम स्थान पर कर की कटौती की जानी चाहिए। लेकिन इस कंडीशन में इंडिविजुअल और HUF ऐसा नहीं करते हैं, ठीक है। इंडिविजुअल और HUF इस तरह का, क्योंकि ये उनका बिजनेस का पार्ट नहीं है, तो वो इस तरह के अकाउंट्स मेंटेन नहीं करते हैं, तो वो इस पर TDS नहीं करते हैं। लेकिन इसके अलावा अगर कोई भी किसी भी तरह का प्रारूप है आपकी संस्था का, आपकी कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई कंपनी है, ठीक है, कोई फर्म है, कोई AOP है, वो इस तरह की पेमेंट्स करती हैं किसी कॉन्ट्रैक्टर या सब कॉन्ट्रैक्टर को, और वो पेमेंट 30,000 से ज़्यादा का है, तो फिर उस कंडीशन में उस पर क्या होगा, TDS होगा, है ना। तो इसमें हम क्या लिख दें, इफ़ पेमेंट for works contract is more than 30,000, अगर ये पेमेंट 30,000 रुपीज़ से ज़्यादा का है तो क्या होगा, इफ़ पेमेंट फॉर वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट इज मोर देन 30,000 देन TDS विल बी डन। तो उस पर क्या किया जाएगा, TDS किया जाएगा, है ना, एक्सेप्ट इंडिविजुअल एंड HUF। इंडिविजुअल और HUF को छोड़कर कोई भी होगा वो इस पर TDS करेगा, ठीक है, बात समझ आ जाती है। दूसरी चीज़, इस पर TDS कितना किया जाएगा, इस पर TDS की रेट 1% या 2% है ना। अगर हमारा जो पेमेंट को रिसीव करने वाला पर्सन है वो कोई इंडिविजुअल या HUF है तो उस पर TDS 1% से किया जाएगा। इसके अलावा अगर कोई और है तो TDS 2% होगा, है ना। तो हम इसे भी यहाँ पे लिख लेते हैं, इफ़ रिसीवर यानी प्राप्तकर्ता, इफ़ रिसीवर इज एन इंडिविजुअल और HUF देन TDS रेट, किस रेट से TDS किया जाएगा, 1% से, ओके। और अगर इसकी जगह इफ रिसीवर इज अदर देन इंडिविजुअल और HUF, इंडिविजुअल और HUF के अलावा कोई और है तो फिर उस कंडीशन में हमारा TDS कितना होगा, 2%, दैट वुड बी 2%, ठीक है। TDS की हम पहले भी बात कर चुके हैं कई लेक्चर्स में कि उद्गम स्थान पर कर की कटौती को TDS बोला जाता है, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। अब इसमें TDS का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, जो भी अमाउंट आप पे करने वाले हैं उस अमाउंट को 100/100 माइनस TDS कर दिया जाएगा, ठीक है। क्रॉस अमाउंट यानी कि सकल राशि। बच्चों TDS तो सीधा सीधा कर दिया जाएगा, जैसे कि अगर मैं आपको 30,000 रुपये से ज़्यादा का, सपोज मैं आपको 50,000 का पेमेंट कर रही हूँ तो 50,000 का 1% 500 रुपये मैं डिडक्ट कर लूँगी, माइनस कर दूँगी, और बाकी का 49,500 ही आपको पे किया जाएगा, है ना। वो प्राप्त राशि हो गई, नेट अमाउंट हो गया। लेकिन बच्चों इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जब हम बिजनेस इनकम की बात करते हैं तो यहाँ पर हम इस नेट अमाउंट को इंक्लूड नहीं करेंगे, हम यहाँ पर हमेशा क्रॉस अमाउंट को इंक्लूड करेंगे, क्योंकि जो TDS है उसे हम लास्ट में जाके नीचे लेस करते हैं। जब हम टैक्स कैलकुलेशन करना सीखेंगे तो वहाँ हम ये देखेंगे कि हम इस ग्रॉस अमाउंट में से नीचे TDS लास्ट में माइनस करते हैं, देन हम नेट अमाउंट कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगर हमें इस तरह की कोई भी वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की कोई इनकम है 30,000 से ज़्यादा है तो उसका मतलब उस पर TDS होगा, और अगर पेमेंट करने वाला इंडिविजुअल और HUF के अलावा कोई और है तो ये अंडरस्टूड है, आपको उस कंडीशन में उसे ग्रॉस करना पड़ेगा, सकल बनाना पड़ेगा। वही फॉर्मूला हम यहाँ पर ले रहे हैं। तो सकल राशि ग्रॉस अमाउंट इज इक्वल टू क्या होगा, नेट अमाउंट, जिसे बोला जाता है शुद्ध राशि, इंटू 100/100 माइनस TDS,
है ना। आप सपोज कीजिए अगर 1% TDS है तो 100/99 हो गया। ग्रॉसअप करना वही है जो नॉर्मल मैथमेटिक्स करते हैं, उसको यहाँ हम ग्रॉसअप करना कहते हैं। तो ग्रॉस अमाउंट, सकल राशि ही कुल व्यवसाय के लाभों में शामिल होगी, ठीक है ना। ग्रॉस अमाउंट will be included in बिजनेस इनकम। आपके बिजनेस इनकम में हम सिर्फ ग्रॉस अमाउंट ही इंक्लूड करेंगे, नेट अमाउंट नहीं करेंगे। दैट्स वाई वी हैव टू ग्रॉस इट अप। हमें इसे क्या करना पड़ेगा, ग्रॉस करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर हुआ है प्रोविजन आपको। छोटी सी बात और है बच्चों, अगर हमारा जो रिसीवर है, ये पेमेंट रिसीव करने वाला, भुगतान प्राप्त करता कौन है, अगर कोई ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर है, ठीक है, और वो अपना पैन नंबर दे देता है आपको, तो फिर उस कंडीशन में आपको TDS करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कौन है आपका, ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर है, परिवहन चालक है, और वो आपको पैन नंबर दे देता है, अपना परमानेंट अकाउंट नंबर। पैन नंबर क्या होता है, इनकम टैक्स से आपको जो टैक्स अथॉरिटीज़ आपको नंबर देती हैं, आपका एक पर्सनल अकाउंट नंबर होता है ना, आइडेंटिफिकेशन के लिए आपका एक सेपरेट नंबर होता है जो एक पर्सन को एक ही अलॉट होता है। ठीक है, इसी के बेसिस पे आप अपना रिटर्न भरते हैं और आपका टैक्स डिडक्ट होता है। तो वो पैन नंबर अगर आपके पास आ जाता है तो फिर उस कंडीशन में आपको TDS करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से ये वाला एडजस्टमेंट किया जाता है। देखिए फिर इसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट, अगला हमारा पॉइंट है बच्चों रॉयल्टी की इनकम। अगर आपको रॉयल्टी की इनकम कुछ भी रिसीव हो रही है, जैसे आपने कोई बुक लिखी है, ठीक है, उस बुक पर अगर आपको रॉयल्टी की फॉर्म में कोई भी इनकम होती है तो फिर ये अदर सोर्सेज में टैक्सेबल है, क्योंकि आप बुक लिखने का बिजनेस थोड़ी करते हैं, दैट्स नॉट अ बिजनेस, है ना, तो वो अदर सोर्सेज में टैक्सेबल है। लेकिन अगर आप आपका ये प्रोफेशन है, आपने इसको प्रोफेशन के रूप में अपनाया है और फिर आपको रॉयल्टी की कोई इनकम हो रही है, तो फिर उस कंडीशन में आपको यहाँ पर बिजनेस हेड में उस पर टैक्स देना होगा। बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड में यहाँ पर उस पर टैक्स लगेगा, और जो उस पर नॉर्मल डिडक्शंस दी जाती हैं, यानी कि जो भी हमारे सामान्य वाणिज्य के सिद्धांत हैं, नॉर्मल कमर्शियल प्रिंसिपल्स हैं, उसके अकॉर्डिंग ही उस पर डिडक्शन भी दी जाती है एक्सपेंसेस की। अब सपोज कीजिए किसी को रॉयल्टी की फॉर्म में इनकम हो रही है, लेकिन वो 25,000 से कम है, 25,000 से कम है, और उसने अपने जो भी एक्सपेंसेस हैं उनका अलग से कोई डिटेल्स नहीं रखी हैं, ठीक है, उसका कोई ब्यौरा उसके पास नहीं है, तो फिर ऐसी कंडीशन में हम उसकी जो भी रॉयल्टी की इनकम है उसका 25% और 5,000 दोनों में से जो भी कम होगा उसकी डिडक्शन यहाँ पर दे देंगे। कितनी डिडक्शन देंगे, इसमें कंडीशन है सबसे पहला तो कि उसने इसे प्रोफेशन के रूप में यूज़ किया हो, ठीक है, वो तो अंडरस्टूड सी बात है। तो पहला तो क्या है, एज अ प्रोफेशन, जो रॉयल्टी मिली है वो उसको प्रोफेशन की इनकम की फॉर्म में मिली है। दूसरा, इफ he doesn't have separate details, if he doesn't have separate details of expenses, ठीक है, उसकी सेपरेट एक्सपेंसेस की कोई सेपरेट डिटेल्स उसके पास नहीं है, एंड हिज इनकम, रॉयल्टी की इनकम इज लेस देन 25,000 रुपी, कितनी है, यानी कि लेस देन 25,000 रुपी, है ना, इस तरह से हम इसे लिख सकते हैं। देन तो हम उसे कितनी डिडक्शन देंगे, डिडक्शन होगी या तो 25% ऑफ रॉयल्टी, आपकी जो भी रॉयल्टी की फॉर्म में इनकम हो रही है उसका 25%, और 5,000 रुपी, 5,000 रुपये, विच एवर इज़ लेस, दोनों में से जो भी कम होगा उसकी छूट हम यहाँ पर दे देंगे, है ना। कितनी कटौती देंगे, भाई नॉर्मल में आपको कि जो भी एक्सपेंसेस की छूट मिलती है वो मिल ही जानी है, और अगर आपने रॉयल्टी से रिलेटेड एक्सपेंसेस का अलग से ब्यौरा नहीं रखा तो कोई बात नहीं। आपकी अगर रॉयल्टी की इनकम 25,000 से कम है तो फिर उस कंडीशन में आपको रॉयल्टी का 25% या 5,000 दोनों में से जो भी कम होगा उसकी छूट दे दी जाएगी, ठीक है, और इस तरह से आपकी रॉयल्टी की इनकम बिजनेस हेड में टैक्सेबल होगी। क्लियर।
फिर बच्चों हमारा नेक्स्ट पॉइंट है बीमा कमीशन से आए, यानी कि इनकम फ्रॉम बिजनेस इंश्योरेंस कमीशन। अगर आपको इंश्योरेंस कमीशन से कोई भी इनकम होती है तो सबसे पहली बात तो इफ़ इट इज़ रिसीव्ड बाय प्रोफेशनल्स, अगर पेशेवर के रूप में आपको बीमा कमीशन से कोई भी इनकम हो रही है तो ही इस हेड में टैक्सेबल होगी, ठीक है। सेकेंड थिंग, इफ़ अमाउंट इज़ मोर देन 15,000 रुपये, अगर बीमा कमीशन से होने वाली कोई भी इनकम आपकी 15,000 रुपये से ज़्यादा है तो ही उस पर TDS होगा। कितना TDS होगा? 5% से। हमारी TDS की रेट हो जाएगी 5%, यानी कि आपको जो भी इस तरह के कमीशन का पेमेंट करने वाला है उसका ये दायित्व बन जाता है, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो 5% आपकी इनकम पर TDS करे और बैलेंस आपको पे करे, ठीक है। और इसको ग्रॉस करने का तरीका मैंने आपसे बात की अभी लास्ट पॉइंट पर भी, हमने कहा कि जो भी अमाउंट बिजनेस इनकम में इंक्लूड किया जाता है बिजनेस एंड प्रोफेशन में वो हमेशा ग्रॉस अमाउंट होता है, यानी इंक्लूडिंग TDS, ठीक है, क्योंकि TDS को हम नीचे लेस करते हैं। तो यहाँ अगर आपको क्वेश्चन में रिसीव्ड अमाउंट प्राप्त राशि दी गई है तो आप क्या करेंगे, उस प्राप्त राशि को नेट अमाउंट को फिर से ग्रॉस कर लेंगे, यानी कि ग्रॉस अमाउंट इज इक्वल टू नेट अमाउंट इंटू 100/100 माइनस TDS हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। इस तरीके से बीमा कमीशन से अगर आपको कोई भी इनकम दी है क्वेश्चन में तो आपको उसे ग्रॉस अप करना पड़ेगा। देन आता है पेमेंट फॉर प्रोफेशनल और टेक्निकल सर्विसेज। अगर आप किसी भी तरह की पेशा या तकनीकी सेवाओं के लिए कोई भी भुगतान कर रहे हैं, इस तरह का कोई भी पेमेंट आप प्रोफेशनल या टेक्निकल सर्विसेज के लिए करते हैं, ठीक है, किसी को भी करते हैं, चाहे इंडिविजुअल है, HUF है या कंपनी है, फर्म है, व्हाटएवर कोई भी हो, तो फिर और आपका अगर पेमेंट 30,000 रुपये से ज़्यादा होता है एक फाइनेंशियल ईयर में, आप 30,000 से ज़्यादा का पेमेंट कर रहे हैं तो आपको 10% TDS करना होगा। ये पेमेंट करने वाले की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और हम यहाँ बिजनेस एंड प्रोफेशन इनकम में क्या करेंगे, हम उसका ग्रॉस अमाउंट इंक्लूड करेंगे। इट मीन्स जो भी हमें अमाउंट रिसीव हुआ है उसका 100/100 माइनस TDS कर देंगे। ग्रॉस अप करने का तरीका हमने देखा सब में सेम चल रहा है। हमें TDS की रेट और ये अमाउंट पता होना चाहिए कि मिनिमम कितना अमाउंट होगा जिस पर हमें TDS करना है, यानी 30,000 से ज़्यादा होने पर ही TDS होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा, क्लियर। तो इस तरीके से हम बीमा कमीशन से कोई इनकम हो रही है या फिर कोई प्रोफेशनल या टेक्निकल सर्विसेज से आपको इनकम हो रही है और अपनी प्रिस्क्राइब लिमिट 15,000 एंड 30,000 से ज़्यादा रिसीव हो रहे हैं तो उस कंडीशन में इस पर TDS होगा। 15,000 पर 5%, 30,000 पर 10%, अमाउंट डबल हुआ, TDS भी डबल हो गया, क्लियर। देखिए इसके बाद नेक्स्ट प्रोविज़न हम पढ़ेंगे इंश्योरेंस कमीशन। जो देखिए अगला हमारा है डिडक्टिबल एक्सपेंसेस फ्रॉम अर्नड कमीशन बाय लाइफ इंश्योरेंस एजेंट। अगर जीवन बीमा एजेंट, लाइफ इंश्योरेंस एजेंट ने कोई भी अर्जित कमीशन उसके पास है, उसने कोई भी कमीशन कमाया है, तो उसमें से कौन कौन से एक्सपेंसेस हैं जिसकी उसको कटौती दी जा सकती है ना। आई एम टॉकिंग अबाउट लाइफ इंश्योरेंस एजेंट। ध्यान दीजिए, केवल जीवन बीमा एजेंट की मैं आपसे बात कर रही हूँ। तो उसका जो टोटल कमीशन बनता है वो 60,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी अगर उसका टोटल कमीशन 60,000 से कम है तो ही उसको डिडक्शंस दी जाएंगी। द वेरी फर्स्ट थिंग। सेकेंड, एडहॉक डिडक्शन, उसको कितनी एडहॉक कटौती दी जाएगी इस कमीशन पर। इसमें बच्चों दो कंडीशंस हैं। अगर हमें उसे फर्स्ट ईयर का जो भी उसका कमीशन है वो, और बाद में जीवन बीमा पॉलिसी का आप जैसे जैसे हर साल प्रीमियम पे करते हैं तो वो रिन्यूअल होता है पॉलिसी का, तो रिन्यूअल कमीशन, अगर ये दोनों आपको सेपरेटली पता है, फर्स्ट ईयर एंड रिन्यूअल कमीशन इज़ नोन सेपरेटली, तो फिर उस कंडीशन में फर्स्ट ईयर के लिए आपको जो भी कमीशन मिल रहा है उसका 30% डिडक्शन आपको दिया जाएगा, ठीक है। कुल कमीशन का 30% कटौती दे दी जाएगी और बाद में जो भी आपका रिन्यूअल कमीशन होगा उसका 15% डिडक्शन दी जाएगी, इफ़ नॉट नोन सेपरेटली। लेकिन सेकेंड कंडीशन है, अगर आपको फर्स्ट ईयर का और रिन्यूअल कमीशन अलग अलग नहीं पता है तो फिर उस कंडीशन में आपका जो भी एक्यूमुलेट अमाउंट होगा, टोटल अमाउंट होगा, उसका 33.33% यानी 1/3 आपको एक्सपेंसेस के फॉर्म में डिडक्शन दे दी जाएगी, ठीक है। फिर आप बच्चों इसमें एक बात और देखिए, तो ये तो समझ आ गया। पहली कंडीशन है कि उसका जो टोटल कमीशन है वो 60,000 से कम होना चाहिए लाइफ इंश्योरेंस एजेंट का। दूसरा, अगर आपको नहीं पता है अलग अलग उसका कमीशन रिन्यूअल का और फर्स्ट ईयर का, तो 1/3 दे दीजिए, 33.33%। पता है तो फर्स्ट ईयर का तो 30% दीजिए और बाद का 15% दे दीजिए, क्लियर। अब इसमें एक चीज़ और आती है, लेकिन मैक्सिमम 20,000। लेकिन किसी भी कंडीशन में आप ये जो डिडक्शन है ना, उसको जो खर्चों की कटौती देना आप चाहते हैं, कि किसी भी कंडीशन में 20,000 से ज़्यादा नहीं दी जा सकती, इट्स नॉट पॉसिबल। यानी 20,000 तक ही मैक्सिमम डिडक्शन दी जाती है, भले ही ये अमाउंट हमारा ज़्यादा ही क्यों ना आए, केवल 20,000 तक।
फिर इसमें अच्छा मैंने ये बात की थी केवल जीवन बीमा एजेंट लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए, लेकिन सपोज़ कीजिए अगर जीवन बीमा एजेंट के रूप में तो वो कमीशन अर्न कर ही रहा है, उसके साथ साथ वो पीपीएफ पब्लिक प्रोविडेंट फंड है, यूटीआई है, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया है, इसके एजेंट के रूप में भी उनको कोई कमीशन मिल रहा है और उन सारे के सारे कमीशंस का टोटल वही सेम 60,000 से कम है, तो फिर उस कंडीशन में बच्चों हम यहाँ पर जो मैक्सिमम लिमिट है ना डिडक्शन की उसको बढ़ाकर 30,000 कर देंगे। वहाँ आप मैक्सिमम 30,000 तक उसे डिडक्शन दे सकते हैं, इससे ज़्यादा डिडक्शन नहीं दे सकते हैं। क्लियर? आई होप आपको ये प्रोविज़न समझ आए होंगे। नॉर्मल क्वेश्चंस में तो ये प्रोविज़न्स कम आते हैं बच्चों, लेकिन फिर भी हमें प्रोविज़न्स पता होने चाहिए। ठीक है, अब आप लोग इतने प्रोविज़न्स अच्छे से लर्न कर लीजिए, इन्हें कंप्लीट कर लीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस पर बेस्ड एक प्रॉब्लम लेंगे और कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है, इसके प्रोविज़न्स लगभग हो चुके हैं, एक दो छोटी छोटी प्रोविज़न्स और हैं जिन्हें हम लेंगे और उसके साथ एक दो प्रॉब्लम्स और करेंगे और हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसके एग्जाम्पल्स थॉरोली कीजिए, देन फर्दर आगे हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।